हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन बच्चे। लास्ट क्लास में हमारा बहुत अच्छा टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसकी थर्ड वीडियो हमने अपलोड की थी, जिसमें आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है बहुत छोटा सा कंटेंट, आई थिंक वीडियो 20 से 25 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। तो आज का जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में, और किस तरह से रिलेशंस होते हैं डिमांड और सप्लाई के। उसके बाद मैं आपको कुछ एक दो केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि किस तरह से ये चीजें फॉरेन एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाली हैं। तो बहुत अच्छी क्लास के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें बेटा, एंड शेयर मैक्सिमम एज यू कैन, ताकि सभी बच्चों को इसके बेनिफिट मिले एज यूजुअल। ठीक है बच्चे, तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक अगेन। आज का हमारा जो पहला हेडिंग है दैट इज डिटर्मिनेशन of foreign exchange rate, FER in the sense foreign exchange rate in flexible rate system। क्योंकि बेटा आपने पढ़ा था कि फिक्स्ड में तो सर गवर्नमेंट ही करती है ना, तो फ्लेक्सिबल में फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर, हम करेंगे इसको। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था under flexible rate system या under flexible method, foreign exchange rate is determined according to market force of demand and supply। ओके बात ये हमने ऐसा बिल्कुल पढ़ा था ना कि फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है वो कैसे डिसाइड होती है सर, डिमांड और सप्लाई से होती है। आप लोगों को याद हो क्लास 11th में टॉपिक हुआ करता था इक्विलिब्रियम प्राइस, और जब इक्विलिब्रियम प्राइस का टॉपिक आपने पढ़ा था तो वहां पर एक चीज नोटिस करी थी आपने कि वहां पर कुछ ऐसा सा हुआ करता था, किस इस तरह का हुआ करता था। ये आपका एक डीडी डिमांड कर हुआ करता था और एक एसएस सप्लाई कर हुआ करता था, और जहां पर एक दूसरे को काटते थे वो इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ करता था। याद है ना बेटा ऐसा? और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती थी। हम यहां पर डिमांड और सप्लाई को दिखाते थे, डिमांड एंड सप्लाई, और यहां पर हम प्राइस को दिखाते थे। हां सर, पढ़ा तो था हमने, याद तो आ रहा है बेटा। एग्जैक्टली ये भी सेम चीज होता है। जिस रेट पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है, वहां पर हम इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड होता है। यानी जहां पर कंज्यूमर भी खुश है और जहां पर सप्लाई करने वाला भी खुश है, दैट मस्ट बी द इक्विलिब्रियम रेट। ओके सर, तो बेटा यहां पर हमने डिमांड एंड सप्लाई दिखाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहां मैंने दिखाया फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो सर डेफिनेशन ये बोल दें क्या, इक्विलिब्रियम रेट occurs where demand of foreign exchange is equal to supply of foreign exchange। जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है। तो बेटा आपसे अगर कोई भी पूछता है कि फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, सर जिस रेट पर फॉरेन करेंसी की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है, मतलब जहां डिमांड उतनी है वहां सप्लाई भी उतनी है, तो ऐसे केस में रेट डिसाइड हो जाता है। तो रेट कहां पर होता है, जहां दोनों इक्वल होते हैं। डन रहेगा बेटा ये? हां सर, हमें समझ में आ गया है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिमांड। फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में क्या रिलेशन है?
बेटा जैसे मार्केट में नॉर्मल रिलेशन देखते हो ना प्राइस और डिमांड में, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। तो सेम ऐसा ही तो होता होगा ना। अगर मार्केट में डॉलर महंगा हो गया, डॉलर के रेट बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे? सर हम डॉलर की डिमांड कम कर देंगे। तो मैं भी तो यही कहता हूं बेटा। और अगर डॉलर सस्ता हो गया, सर हम ज्यादा खरीद लेंगे। तो डॉलर के प्राइस घटने बढ़ने से उनकी डिमांड पर इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स इफेक्ट पड़ता है। एग्री करते हैं आप? हाँ जी सर। तो सर एक फिगर के थ्रू बता दो ना हमें, तो आप ध्यान से समझेंगे मेरी फिगर और जस्टिफाई भी करेंगे उस बात को। यहां पे मैंने फोरेक्स डिमांड यानी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट किया है और यहां मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट को किया है। कुछ रेट पर मान लो फॉरेन करेंसी की डिमांड ये है। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाएगी। मान लो रेट बढ़ गया ऐसे, तो डिमांड कम हो गई। और अगर रेट कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। समझ पा रहे हैं आप ये? तो जब रेट R1 हुआ तो डिमांड कम होकर Q1 हो गई, और जब रेट R2 हुआ डिमांड बढ़कर Q2 हो गई है। तो जब आप इसको मर्ज करेंगे, यहां से एक सुंदर सा बनाना बेटा, कॉर्नर टच करता हुआ जाए, तो आपको DD मिलेगा। ये 4x डिमांड कर्व है। ये क्या है? 4x डिमांड कर्व, जो कि कैसा है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो कि कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि सर इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, बस इसको इज्जत से एक्सप्लेन कर देंगे हम थोड़ा सा। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे जी। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन foreign exchange rate and demand of forex। फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स की डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। When foreign exchange rate rises, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, its demand falls, उसकी डिमांड कम हो जाती है। And when rate फॉल्स, जब रेट कम होता है, इट्स डिमांड राइजेज, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हां सर सही कह रहे हैं आप, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो बेटा बस थोड़ा सा यहां पर आप फिगर की एक्सप्लेनेशन कर दो। एक्सप्लेनेशन में सर क्या लिखना होता है? आप ये लिखना, इन गिवन फिगर व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेज फ्रॉम, जब रेट OR से बढ़कर OR1 हुआ, राइजेज फ्रॉम OR टू OR1, तो डिमांड OQ से कम होकर OQ1 हो गई। देन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। इसके बाद आगे, जब रेट OR से कम होकर OR2 हुआ, when rate falls from OR to OR2, तो डिमांड OQ से बढ़कर OQ2 हो गई। डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ2। DD is forex डिमांड कर्व, फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व, विच शोज, क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशन, विच शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिमांड, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसके डिमांड में इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। आई होप मैंने कुछ नया नहीं बताया, आपको कुछ लर्न नहीं करना है। आपने सीधा सीधा पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसके डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। जब रेट बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। एंड आई डिपिक्टेड दिस ऑल एट दिस फिगर, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से ये चेंजेस आपने देखे इसमें कि हमने क्या लिखा है। दैट इज ऑल क्लियर? फाइन देन। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई के बीच में रिलेशन। सर ये तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, इतना तो आपने हमें समझा ही दिया है कि अब हम इस टॉपिक में काफी अच्छे हो गए हैं। तो रिलेशन बिटवीन
फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी सप्लाई में क्या रिलेशन है? बेटा मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं मार्केट में सामान बेचता हूं। जब प्राइस बढ़ेंगे मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा और सामान के प्राइस कम हो गए तो मैं बेचना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मोर प्राइस मोर प्रॉफिट, लेस प्राइस लेस प्रॉफिट। तो सीधा रिलेशन हुआ ना, जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई ज्यादा करना चाहूंगा, जब प्राइस कम होगा तो मैं सप्लाई कम करना चाहूंगा। सर फिगर भी बना सकते हैं क्या हम इसमें भी? बेटा हम बिल्कुल बना सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो, ये रेट है, ये क्वांटिटी है। रेट बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी। जब रेट R1 हुआ क्वांटिटी Q1 हुई। रेट कम हुआ क्वांटिटी कम हुई। रेट R2 हुआ क्वांटिटी Q2 हुई। और ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। डन है बच्चे? यहां पर हम क्या लिखेंगे? फॉरेक्स सप्लाई या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और हम यहां क्या लिखेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या लिखेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर एक्सप्लेनेशन पहले की जैसे लिखनी है क्या? बेटा बिल्कुल ऐसे लिखनी है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ये लो, देयर इज पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। When foreign exchange rate rises, जब foreign exchange rate बढ़ता है, its supply also rises, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। तो सर फिगर तो एक्सप्लेन हम भी कर सकते हैं। बेटा कुछ करना थोड़ी होता है फिगर के एक्सप्लेनेशन में, ये तो आपको सीधा सीधा बस ये बता देना कि क्या किया है आपने। गिवन फिगर में जब रेट OR से बढ़कर OR1 हुआ तो सप्लाई OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। ऐसा हुआ? तो ये लिखो, इन गिवन फिगर व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट rises from OR to OR1, its supply rises from OQ to OQ1। और फिर when foreign exchange rate falls from OR to OR2, its supply falls from OQ to OQ2। हाँ सर, OR से OR2 हुआ, सप्लाई OQ से OQ2 हो गई। SS is Forex supply curve, foreign exchange supply curve, which is upward sloping, जो कैसा है? upward sloping है, and represent या shows positive relation between प्राइस यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने आपको पढ़ाया यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी सप्लाई में किस तरह से रिलेशनशिप्स होती हैं। तो आपने अभी 3 चीजें नोटिस की आज। सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया कि फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम में कैसे डिटर्मिनेशन होता है। फिर आपने क्या नोटिस किया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो फिर आपने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई काइंड ऑफ। ठीक है, तो सर अभी कुछ नया बचा है क्या? बेटा चैप्टर में नया कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उनके बेसिस पर कुछ 1-2 अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें अच्छे से फोकस करेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, आपने विदेशों से लोन लिया। आपसे पूछेगा इसमें 2 चीजें, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड
ऑफ BOP इट विल बी रिकॉर्डेड, इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, और दूसरा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस बोरोइंग से फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जस्ट मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को यह नहीं पता है कि बीओपी का अकाउंट कैसे होता है, हमने ऐसे पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जो भी करेंसी आएंगी, जो भी करेंसी के रिसीप्ट्स होंगी वो इस साइड आएंगी, और जो भी पेमेंट्स आएंगी वो इस साइड आएंगी। हाँ सर, ये तो पहली क्लास में ही पढ़ाया था आपने, हमें एग्जैक्टली पढ़ाया था ना। अब आप बोरोइंग कर रहे हैं अब्रोड से, विदेशों से पैसा आ रहा है आपके पास, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो देश में करेंसी आ रही है, तो क्या आप क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हाँ सर, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, सही बात है। अब जब आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, अब पैसा आ कैसे रहा है? सर बोरो कर रहे हैं लोन, लोन तो वापस देना पड़ेगा ना, लोन में तो लायबिलिटी बन गई आपकी। अब अगर वापस देना पड़ेगा, लायबिलिटी बन रही है, तो कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। आपको पता है ना, जो ट्रांजैक्शन एसेट्स और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं वो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, और जो नहीं करती हैं वो करंट अकाउंट में जाती हैं। बाकी करेंसी आती है तो क्रेडिट, जाती है तो डेबिट। हां सर, समझ गए हम। तो देखो जी, पहले का आंसर चेंज कर लेते हैं पेन। इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और एग्जाम में इन चीजों को अंडरलाइन करना, ये वाला क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, और ये भी करना। टीचर आपके दो चीजें नोट करेगा, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके एग्जामिनर को भी चेक करेंगे आपके वहां पर, वो आपको यही चीजें चेक करेंगे उसमें। तो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, रीजन भी बता दो, एज इट क्रिएट्स लायबिलिटी, क्योंकि इससे क्या बनती है? लायबिलिटी। ये भी अंडरलाइन कर देना, फिर तो आपसे अच्छा स्टूडेंट ही नहीं है कोई आंसर देने वाला अगर आपने तीनों चीजें बता दी। मैनिपुलेशन ऑफ थ्योरी नहीं करनी है, मैनिपुलेशन मांग ही नहीं रहा आपसे, वो 2 नंबर में ये मांग लेगा, 1 में ये मांग लेगा, 1.5 में मांग लेगा, 3 में मांग लेगा। मैनिपुलेशन नहीं, एग्जैक्ट आंसर देना है। इकोनॉमिक्स में बना के तो कुछ लिखना ही नहीं है। डन है बात ये? सर दूसरा पार्ट और बता दो, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको पहले ओरली समझाता हूं, फिर फिगर से समझाऊंगा। अब एक बात बताओ, जब बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई आ रही है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होते हैं, यानी रेट कम हो जाएंगे। हां सर, सर फिगर से बता दो, चेक करेंगे, चेक करेंगे बेटा। यहां फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई, डी एंड एस लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, और यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हमारा था फॉरेन एक्सचेंज का कर्व। यहां पर हमने डीडी पढ़ा और यहां पर हमने एसएस पढ़ा, ये रेट, ये क्वांटिटी। मुझे सिर्फ एक बात बताना कि बचपन में हम पढ़ते थे जब भी कोई चीज बढ़ती है तो उसका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और घटती है तो लेफ्ट शिफ्ट करता है, ऐसा था? हां सर, थोड़ा थोड़ा तो याद है। नहीं भी था तो अब बता देता हूं, अगर बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट और घटेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, ऐसे होता है। अब जब बाहर से करेंसी आ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने का मतलब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ऐसे। ये यहां आ गया S1, तो डिमांड को थोड़ा नीचे काट रहा है, नहीं काट रहा? हां सर, काट तो नीचे ही रहा है। तो रेट कम हो रहे हैं? सर बिल्कुल हो रहे हैं। तो आपको यही लिखना है आंसर में, सिंस borrowing from abroad increases supply of foreign exchange, increases supply of foreign exchange, so there will be fall in फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। डेट मीन्स एप्रिसिएशन ऑफ
डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब है डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है, और एप्रिसिएशन से बढ़ते हैं इंपोर्ट। अगर वो आपसे पूछ ले, इन केस पूछ ले, अगर पूछे कि इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट। इससे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए लिख दिया है, इतना बड़ा वो आपसे बना के पूछने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी अब आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। तो आई ट्राई मैक्सिमम जो मैं आपको सिखा सकता हूं बच्चे। तो होपफुली आपको मेरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा स्क्रीनशॉट लेके नोट करते हैं, नोटबुक आप जैसे भी रखते हैं साथ में, मुझे नहीं पता है, बाकी मैं तो यही एडवाइस करता हूं, कॉपी लेके साथ में बैठा करो और साथ साथ पढ़ा करो चीजों को। तो इससे स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट करना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट लेंगे अभी। क्वेश्चन, government has doubled the import duty on gold। गवर्नमेंट ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। What will be the effect on foreign exchange rate? फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे इसमें। बट ये क्या करेंगे इसमें? आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट डबल कर देगा इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर, तो आपके लिए सोना इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। और अगर सोना खरीदना आपके लिए महंगा हो गया है, तो छोटी सी बात बता दो मुझे, क्या मार्केट से आप बाहर से सोना खरीदेंगे? नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और नहीं खरीदेंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, और फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रेट को डाउन करना पड़ेगा। सर फिगर से समझाओ ना प्लीज, तो चेक करो ना प्लीज। ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये रेट, ये क्वांटिटी, ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है और ये फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ओके, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को डबल किया, तो इंपोर्ट ड्यूटी डबल करने का मतलब है हम गोल्ड की डिमांड को कम करने वाले हैं। अब गोल्ड की डिमांड कम होगी तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हुई? कम। जस्ट अभी पढ़ा आपने, जब किसी चीज की डिमांड कम होती है तो लेफ्ट साइड खिसक जाता है। वो खिसका दो जी, लो खिसका दिया। ये D1 अब बताओ मुझे, अब थोड़ा नीचे काट रहा है। हाँ सर, ये तो सेम सिचुएशन आ गई, रेट फिर से कम हो गया। मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे, रेट फिर से कम हो गया। तो लिख दो ना फिर, क्या लिखें सर? व्हेन गवर्नमेंट डबल्ड the import duty on gold, there will be decrease in demand of gold। इससे गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी, which results in फॉल इन डिमांड ऑफ फोरेक्स, जिससे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाएगी। विच लीड्स टू डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, जिसका मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगेन इसका मतलब आपके डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो सर क्या बस ऐसे दो ही क्वेश्चंस हैं या और भी होते हैं? बेटा कैसे भी, कितने भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन से डिमांड सप्लाई किस पे फर्क पड़ रहा है, और आप फिगर से आउट कर लो। मैं कंसेप्ट पे बात करता हूं, रटाना मेरा कंसेप्ट नहीं है, मैं तो आपको सीधी बातें समझाता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए ले लेता हूं और आपको बैटरी क्लियर करेगा, उसके बाद बेटा फिर आप खुद से करेंगे इन चीजों को। फॉरेन एक्सचेंज रेट की सेकंड वीडियो कर रहे हैं हम अभी। ये क्वेश्चन,
इंडिया लेंट एब्रोड, भारत एब्रोड में लोन देता है। फिर से दो क्वेश्चन, ऑन विच साइड एंड विच अकाउंट इट विल बी रिकॉर्डेड, किस साइड कौन से अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और दूसरा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सर ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं बेटा, मुझे तो आपसे पूरी उम्मीद है आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपने टॉपिक जब समझ ही लिया है तो आपके लिए इसमें कुछ बचा ही नहीं है। सर ये होता है इक्विलिब्रियम मार्केट, ये डिमांड कर्व डीडी होता है और ये एसएस होता है। और सर जब हम बाहर लोन देंगे, तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, यू वांट टू सेंड मनी टू द अदर कंट्रीज, तो यू नीड देयर करेंसी टू गिव देम, तो आपको करेंसी की डिमांड करेंगे आप। अब करेंसी की डिमांड आपकी बढ़ गई, ओहो सर डिमांड बढ़ गई है इस बार, और डिमांड बढ़ गई है तो सर डिमांड का तो राइट वर्ड शिफ्ट करना चाहिए। सर राइट वर्ड शिफ्ट कर गया तो सप्लाई को ऊपर काट रहा है, सर फिर तो रेट बढ़ जाएगा ना बेटा, मैं भी यही कह रहा हूं रेट बढ़ जाएगा, इस बार आपका रेट बढ़ जाएगा क्योंकि अब थोड़ा सा आगे काट रहा है वो। ठीक है सर, आ गया समझ में। तो व्हेन इंडिया लेंट अब्रॉड, इट विल बी रिकॉर्डेड, क्योंकि करेंसी जाएगी ऑन डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आएगा, ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि सर एसेट्स लायबिलिटी में फर्क पड़ना है ना, लोन है तो, ऑफ कैपिटल अकाउंट, एज इट क्रिएट्स एसेट्स, क्योंकि लोन देने से बनती हैं आपकी एसेट्स। पहली बात हो गई। हाँ सर, दूसरी, देयर विल बी डिक्रीज, इस बार इंक्रीज है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, that means depreciation of domestic currency, because lending to abroad results in increase in demand for forex, क्योंकि इससे forex की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेटा इस तरह के केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो मैं आपको कितने भी दे सकता हूं, कितने भी बना के दे सकता हूं। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट किससे चीजें जुड़ी हुई हैं। अब मेरे पास इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं बचा है, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, और एक मशीन का आना किधर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो है। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए एक छोटी सी वीडियो बाद में बनाएंगे इसके ऊपर, एक लास्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें कुछ अच्छे एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि आप उनको पढ़ें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द एग्जाम्स। ठीक है बच्चे, तो टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, बाय बाय।